तो राधे राधे प्यारे बच्चों। प्लांट पैथोलॉजी बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेज कर रखी है, तो उम्मीद करता हूँ पीछे की 4 क्लासें आपने बहुत अच्छे से देखी और आपके समझ में भी आया है। और केवल समझ में ही नहीं, उन चीजों को आपने अंडरस्टैंड भी किया है अच्छे से कि आप क्या लिख सकते हो और क्या पेपर में पूछा जाएगा और आगे तक आपके क्या काम में आएगी। और मजा भी आया होगा। पैथोलॉजी आपको बहुत इजी लगी होगी, इंजॉयमेंट के साथ पढ़े होंगे, बोरिंग और हार्ड सब्जेक्ट नहीं लगी होगी, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आज की जो अपनी क्लास है लेक्चर नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, सबसे महत्वपूर्ण क्लास है पादप रोगों का वर्गीकरण। क्या है? पादप रोगों का वर्गीकरण, 5वीं क्लास है। तो ये क्लास अपन शुरू करेंगे। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अभी तक अगर वो चारों क्लासें नहीं देखी है तो यार जाके देख लो, जिसमें हमने प्लांट पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया था, इंपोर्टेंस और स्कोप देखा था, सेकंड क्लास में हिस्ट्री देखी थी प्लांट पैथोलॉजी की और कुछ जो रेफरेंस देखा था इंडियन साइंटिस्ट का, थर्ड क्लास में हमने टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स देखे थे प्लांट पैथोलॉजी की जो सबसे महत्वपूर्ण है, फोर्थ क्लास में हमने देखा था पैथोजेनेसिस कि रोग कैसे फैलता है, रोग का विकास कैसे होता है। उसके बाद में अपन सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद लेके आए कि यार रोगों का वर्गीकरण, रोग कितने प्रकार के होते हैं, वो चीज अपन बात करेंगे। तो आज की अपनी क्लास रहने वाली है क्लास नंबर 5। 5 नहीं देखी है तो देख लो, रोगों का, पादप रोगों का वर्गीकरण, पादप रोगों का वर्गीकरण, क्या कह सकता हूं अंग्रेजी में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। तो शुरू करते हैं। मैं 5 प्रकार के क्लासिफिकेशन बताऊंगा और एक और चीज बताऊंगी, बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर ही नहीं, आपके डब्ल्यूओ, प्री पीजी या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलो बात कर लेते हैं। तो जो 5 प्रकार की क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे, इनके अंदर कौन कौन से प्रकार हैं वो सारी चीजें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन कॉजेज, बेस्ड ऑन कॉजेज, उनका जो कारक है, उनके कारक के आधार पे। इसमें 2 प्रकार अपन देखेंगे, फुल डिटेल से स्टडी करेंगे। पहले मैं एक बार आपको हेडिंग समझा देता हूं बेटा। सेकंड नंबर पे अपन देखेंगे बेस्ड ऑन कॉजेज ऑर्गेनिज्म, या मैं कह सकता हूं पैथोजन के आधार पे। किसके आधार पे बेटा? पैथोजन के आधार पे। सेकंड नंबर पे अपन क्या देखेंगे? पैथोजन के आधार पे, रोग कारक के आधार पे, रोग कारक के आधार या पैथोजन के आधार पे, पैथोजन। अब जब मैंने 2 क्लासें बेक पढ़ाई है, 4 क्लासें, उनमें बहुत अच्छे से खूब चिल्ला चिल्ला के बताया है कि पैथोजन क्या होता है, कैसे कैसे क्या चीजें होती है, सारी चीजें बात करी हमने। उसके बाद में बेस्ड ऑन इनोकुलम, इनोकुलम भी मैंने बताया था, 3 स्टेप बताई थी जब फर्स्ट बार वो वहां पे जाता है, पैथोजन जब आता है तो पढ़ा था ना, इनोकुलम, इन्फेक्शन, इनवीजन, ठीक है, वो चीज है। तो उसके आधार पे देखेंगे बेस्ड ऑन इनोकुलम, फैलने के आधार पे, या फिर मैं कह सकता हूं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह। देखो पैथोजन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाने के लिए ट्रांसमिटेड टू वन पैलेस टू अनदर पैलेस ऑफ प्लांट पैथोजन, किसकी जरूरत पड़ती थी? वेक्टर की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो अपन उस आधार पे देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन या फैलने के आधार पे रोगों का वर्गीकरण देखेंगे बेटा। उसके बाद में जो चौथा है बहुत ही महत्वपूर्ण और हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन उठता ही उठता है, बेस्ड ऑन एक्यूरेंस। एक्यूरेंस का मतलब है बेटा फैलने की स्थिति, प्रभाव के आधार पे, या किस स्थिति में फैल रहा है, एक तो कम फैल रहा है, ज्यादा फैल रहा है, बहुत ज्यादा फैल रहा है, एक साथ फैल रहा है, धीरे धीरे फैल रहा है, वो चीज है ये। तो इसके आधार पे अपन रोगों का वर्गीकरण देखेंगे। उसके बाद में है बेटा कौन सा? बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट इफेक्टेड, पौधे का कौन सा भाग प्रभावित हो रहा है। कुछ ऐसे रोग है जो सिर्फ पत्तियों को ही छेड़ते हैं, कुछ ऐसे रोग है जो सिर्फ स्टेम, तने पे ही होते हैं, कुछ ऐसे रोग है जो जड़ों में होते हैं, रूट नोड जो है केवल जड़ों में ही लगता है, वो पत्ती पे, फूल पे, इन पे नहीं करता। कुछ ऐसे डिजीज है जो सिर्फ फ्रूट पे होते हैं, जैसे सिट्रस कैंकर है, ठीक है, फलों के ऊपर धब्बे बन गए, फटने लग गए बोरोन की कमी से, तो वो सारी चीजें। तो 5 प्रकार के क्लासिफिकेशन अपन देखने वाले हैं आज की क्लास में और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और क्लास के एंड में अपन क्या देखेंगे? जितने भी महत्वपूर्ण सारी फसलों में जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, कवक से होने वाले रोग हैं और वायरस से होने वाले रोग हैं, उन सभी की लिस्ट में बना के लेके आया हूं, जिसमें अपन रोगों के नाम और उनके जो रोग कारक है, जिनको अपन कहते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, वो मैं क्लास में याद कराऊंगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करें बेटा अपन फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपना, देखते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन था अपना बेस्ड ऑन कॉजेज के आधार पे या केसेस के आधार पे। तो इसमें 2 प्रकार से अपन देख सकते हैं, एक तो होता है बेटा इन्फेक्शन के आधार पे, ऐसे रोग, ये अपन पशुओं में भी पढ़ते हैं, अपन अभी एनिमल्स में भी पढ़ते हैं ना, संक्रामक रोग और असंक्रामक या गैर संक्रामक। संक्रामक रोग मैंने क्लास में बताया था, जैसे अपन छींकते हैं तो छींकने के माध्यम अपना जो लिक्विड रहता है मुंह में, या जो लार रहती है, या जो थूक रहता है, वो क्या करते हैं जोर से छींकते हैं। अगर मास्क वगैरह नहीं लगाए, उसको कवर नहीं करे, तो सामने जो बैठा है आदमी
उसके अगर संपर्क में आ गया, इनोविजन हो गया, उनका इन्फेक्शन अगर हो गया, पैथोजन यहां से उठ के वहां तक चला गया, अब वो किसके माध्यम से गया, मैं ऐसे छीका तो वो हवा के माध्यम से गया, उछल के हवा में गया, तो हवा के माध्यम से ये चीजें भी पढ़ेंगे, हवा के माध्यम से फैलने वाले, मृदा के माध्यम से फैलने वाले, पानी के माध्यम से फैलने वाले, बीज के माध्यम से फैलने वाले, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन जैसे छींकते हैं तो दूसरे आदमी के पास अगर अपनी छींक की छींटे चली गई तो उसके भी जुकाम लग जाता है। ठीक है, तो वो रोग फैलने के आधार पे वो होगा संक्रामक रोग। कुछ ऐसे रोग होते हैं चाहे अपन छींकें, एक थाली में खाएं, बैठे, वो रोग एक से दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे, वो होते हैं गैर संक्रामक या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं बेटा वो। तो बात कर लेते हैं पहले इन्फेक्शियस डिजीज या संक्रामक बीमारियां। अब संक्रामक बीमारियां जो है वो हमेशा लिविंग से ही होएगी, जैसे कोई फंजाई है, कवक है, कवक जनित बीमारी है कोई। संक्रामक बीमारी का ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे या संपर्क में आने से या टच में आने से वो चली जाती है। तो यहाँ पे इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में पर्सन नहीं आएगा, पर मैं शुरू से अगर 0 लेवल से क्लासिफिकेशन पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले यही क्लासिफिकेशन बेटा अपने सामने आता है। ठीक है, पहला हो गया कवक, क्या, बैक्टीरिया, जीवाणु जो है आपका, जीवाणु जो है वो वायरस और निमेटोड, ये जो इनसे होने वाली जो बीमारियां उनको मैं कह सकता हूँ ये सारी क्या है, संक्रामक बीमारियों के अंतर्गत आती है। अब दूसरे नंबर पे इसी में आता है नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, या मैं कह सकता हूँ गैर संक्रामक बीमारियां जो टच में आने से या आसपास से नहीं फैलती है, उनको क्या बोलते हैं, गैर संक्रामक बीमारियां। इनमें अपन कह सकते हैं लाइक डिसऑर्डर्स, या कह सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल, समझना आप एक चीज को, कोई रोग है जो कवक से हो रहा है, कोई रोग है जो कवक से हो रहा है, तो वो एक पादप का दूसरे पादप के पास में आने से या कोई वाहक वेक्टर के आने से इस जगह से इस जगह फैल जाएगा बेटा, उनको क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज। क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज। कोई ऐसा रोग है, अभी मैं सबके उदाहरण बताऊंगा कि फंजाई से होने वाले सारे महत्वपूर्ण रोग कौन सी फसल में कौन सा आता है, वो सारी बात करेंगे। अभी सिर्फ अपन इनके हेडिंग्स को समझ रहे हैं। दूसरे नंबर पे मैं बता रहा हूँ कोई बैक्टीरिया। चलो वायरस की बात करता हूँ मैं, वायरस के बारे में अगर मैं बात करूं तो अपने कोरोना वायरस आया था, वो क्या था, इन्फेक्शियस था या नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस था, वो संक्रामक रोग था। छींकने से, टच होने से, नाक मुंह को कवर कर रहे थे, मास्क लगा रहे थे, वो क्या था, ये था। अभी दाद राज खुजली होती है, वो भी संक्रामक में आती है। ठीक है, वो भी किस में आती है, संक्रामक में आती है। पर ऐसा कोई एक रोग जो अपने टच होने से नहीं जाता है, ठीक है, ऐसे रोग अभी मैं बात करता हूं। तो अभी प्लांट्स की अगर बात कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि कोई ऐसा रोग है जो कवक से फैलता है, तो इस प्लांट पे कवक था, ये क्या है, डिजीज वाला प्लांट है, ये क्या है, हेल्थी प्लांट है। अब ये कवक उड़ के हवा के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से इस रोग इस पे आ गया, तो ये क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इसमें संक्रामक रोग हो गया। बैक्टीरिया का भी सेम सीन है, बैक्टीरिया किसी भी माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंच गया। वायरस का मैंने उदाहरण बता दिया। अब देखो नॉन इन्फेक्शियस में क्या फर्क है, एनवायरमेंटल फैक्टर से। इसको थोड़ा सा मैं उदाहरण से समझाता हूँ, बहुत इजी चीज है, समझ में आ गई, फिर भी मैं समझा देता हूँ क्योंकि अपन सारे बच्चों को लेके चलते हैं। ये मेरा प्लॉट ए है और ये मेरा प्लॉट बी है, ये खेत नंबर 1, खेत नंबर 2। इस खेत में मेरा गेहूं का फसल मैंने लगा रखी है, ठीक है, गेहूं की फसल मैंने लगा रखी है, राइट। और इसके पास में ही पड़ोसी का खेत है जिसमें भी गेहूं की फसल लगी हुई है। अब रोली या रस्ट रोग जो है, रोली या जो रस्ट रोग है मेरे, वो इस खेत में आ गया गेहूं के में, तो वो इस खेत में भी जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे। अब ये खेत है, यहाँ पे मैंने धान लगा रखा है, क्या लगा रखा है बेटा, धान लगा रखा है, धान, ठीक है। और इधर भी पड़ोसी का खेत है, उसने भी धान लगा रखा है, ठीक है। अब इसमें जेडन, जिंक की कमी से इसमें खेरा रोग हो गया, मेरे खेत की मृदा में जिंक की कमी हो गई थी, मेरे खेत में जिंक की कमी हो गई थी, तो ऐसा थोड़ी है इसके खेत में भी चला जाएगा वो रोग, हवा में उड़ गया। अगर इसकी मृदा में जिंक की कमी नहीं है तो इसके नहीं होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर की वजह से, लाइक यहाँ पे मध्य प्रदेश में क्या टेम्परेचर हो रहा है, राजस्थान में क्या टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा डिजीज आ गया हाई टेम्परेचर के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण, तो जरूरी नहीं वो वहां पे भी जाए, क्योंकि उस टाइम वहां पे फेवरेबल एनवायरमेंट मिले या नहीं मिले। ये नॉन इन्फेक्शियस में आते हैं बेटा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो गए, या फिर कोई जेनेटिक रोग हो गया, सपोज दैट कोई जेनेटिक रोग हो गया। इसका उदाहरण मैं बता रहा था, जैसे कोरोना वायरस है, एक दूसरे के मिलने से, हाथ मिलाने से, बात करने से, नजदीक आने से हमने डिस्टेंस मेंटेन की थी कोरोना में। और दूसरा कोई जेनेटिक रोग है, जेनेटिक मंदबुद्धि कोई आदमी है या उसका शुरू से हाथ ऐसे है, तो तुम हाथ मिला लोगे, उसके पास बैठ जाओगे, तुम्हारा हाथ ऐसा थोड़ी हो जाएगा, नहीं होएगा, वो होते हैं नॉन इन्फेक्शियस, राइट। क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, समझाने की बात थी। और नॉन इन्फेक्शियस में एनवायरमेंटल फैक्टर्स वाले आते हैं और न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी और जेनेटिक डिजीज आते हैं। आगे बात करते हैं अपना सेकंड जो क्लासिफिकेशन था, सबसे महत्वपूर्ण, बेस्ड ऑन कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन या रोग कारक के आधार पे। तो देखो मैंने बताया था पैथोजन कौन होता है, एनी एजेंट दैट कॉज डिजीज, एनी एजेंट दैट कॉज डिजीज,
ऐसा कोई भी एजेंट या माध्यम जो क्या करता है, रोग फैलाता है। एनी एजेंट दैट कॉज डिजीज, रोग फैलाने वाला। तो मैंने एक चीज बताई थी उस टाइम भी कि रोग फैलाने वाला आदमी है ना, हो सकता है बायोटिक हो। मतलब बायोटिक का मतलब मैं कह सकता हूं जीवित या सजीव। तीन प्रकार के हैं इसके आधार पे, बेस्ड ऑन कॉजल ऑर्गेनिज्म के आधार पे या पैथोजन के आधार पे डिजीज को तीन भागों में बांटा गया है मेनली। कौन कौन से? थ्री टाइप्स मेनली, ठीक है। पहला कौन सा है? बायोटिक। दूसरा कौन सा है बेटा? एबायोटिक। एबायोटिक को मैं क्या बोल सकता हूँ? निर्जीव या अजीव बोल सकता हूँ। नॉन लिविंग जो कह सकता हूँ मैं, क्या कह सकता हूँ? नॉन लिविंग या नॉन इन्फेक्शियस। नॉन लिविंग या नॉन इन्फेक्शियस। अब ये वो ही फर्स्ट क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे आ रहा है, इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम ही आपको बता दिया था। तीसरा है बेटा मीजोबायोटिक। या हो सकता है वो जीवित आदमी रोग फैला रहा हो सकता है वो मृत आदमी रोग फैला रहा हो, या फिर हो सकता है बीच का आदमी हो, ना तो जिंदा ना मरा हुआ। ये तो नई चीज आ गई भैया, ये क्या है? तो आपको चीज बता दूं, वायरस जो है ना, वायरस उसको सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। वायरस को क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। वायरस ना तो जिंदा होता है ना मरा हुआ है, बीच का सी है। उसको अगर माध्यम मिल गया तो जी जाएगा, नहीं तो वो ऐसे डोरमेंसी में पड़ा है। ठीक है, बीच की योजक कड़ी है वायरस। और वायरस की खोज किसने की थी? मैंने फर्स्ट क्लास में बता रखा है। जिन जिन ने पढ़ा है मेरे को कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा। इवानोविस्की, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं तीन प्रकार का अपना हो गया किसके आधार पे? रोग फैलाने वाला जो है पैथोजन। पैथोजन किसको कहेंगे मेरे बेटा? पैथोजन किसको कहेंगे? एनी एजेंट दैट कॉज डिजीज। कोई सा भी ऐसा कारक जो रोग फैलाता है, रोग फैलाने का कारण बनता है, उसको रोग कारक या पैथोजन कहते हैं। और वो तीन प्रकार का होता है। सजीव हो सकता है, मध्यजीवी हो सकता है, वो निर्जीव हो सकता है। सजीव हो सकता है मतलब बेटा बायोटिक हो सकता है, लिविंग हो सकता है, वो इन्फेक्शियस टाइप का हो सकता है। दूसरा एबायोटिक में नॉन लिविंग हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस टाइप हो सकता है। और थर्ड में मीजोबायोटिक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं जितने भी अपने सजीव हैं, बायोटिक पैथोजेंस हैं या बायोटिक कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे एक नंबर पे बात करता हूं बेटा फंगल डिजीज की। फंगल डिजीज। अब मेरे को ये बताओ, कवक जीवित है ना, लिविंग चीज है। कवक क्या है? कवक क्या है? जिंदा आदमी है, सजीव है, उसमें सारी प्रोसेस होती है, उसमें आपका रिप्रोडक्शन भी होता है। क्योंकि अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड। इनके बारे में इनका पूरा लाइफ साइकिल, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स प्लस इनके रिप्रोडक्शंस, ये सारी चीजें, इनमें न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट्स कहां से लेता है, किस प्रकार से सेपरेट करता है अपने आप को, वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी अपने को। ठीक है, तो ये किस में आ गया? बायोटिक डिजीज में। समझ में आ रहा होगा? यहाँ तक आ रहा है ना? कोई हार्ड चीज नहीं है अभी, क्योंकि अब इनको सरल वे में मैंने लिखा है, बहुत हार्ड वे में नहीं लिखा है। और जब इनके एग्जाम्पल याद करेंगे ना, उस टाइम तो आपको मुंह जबानी याद हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है बेटा, तो मैं बढ़ा रहा हूँ पैथोजन जो रोग फैलाता है उसके आधार पर रोगों का वर्गीकरण। तो पैथोजन का तीन प्रकार के बताया कि एक ऐसे हो सकते हैं जो सजीवों से फैलते हैं, जिनको बायोटिक बोलते हैं। ठीक है, लिविंग से। एक होते हैं एबायोटिक या नॉन लिविंग या नॉन इन्फेक्शियस। एक होता है मीजोबायोटिक, बीच का। ठीक है, ना हमारा ना उनका, बीच का रख लो। तो पहला हो गया फंगल डिजीज या कवक से होने वाले। दूसरा लिखा मैंने बेटा बैक्टीरियल, जीवाणु से होने वाले जो रोग है, वो सारे किसमें आएंगे? बायोटिक में। क्योंकि जीवाणु भी क्या है? एक सजीव है। और आपको बता दूं, सर्वप्रथम जो सजीव कोशिका की खोज करी गई थी वो जीवाणु के रूप में ही करी गई थी। ठीक है, जीवाणु के रूप में ही करी गई थी। और उसे क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल नाम दिया था। किसने की थी? कमेंट्स में बता देना। सारी चीजें मैं बता दूंगा तो तुम्हारा खोपड़ा चलना बंद हो जाएगा। सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? नहीं, उसने तो मृत कोशिका की खोज की थी। किसमें? बोतल के कॉर्क जो ढक्कन आता है उसमें। सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और क्या नाम दिया था? सूक्ष्मदर्शी की खोज भी इसी ने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। माइक्रोबायोलॉजी का बोलते हैं इसको। और इसने क्या किया था? सर्वप्रथम सजीव कोशिका के रूप में जीवाणु को खोजा था बेटा। और उसको क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल नाम दिया था। इसलिए मैं कह सकता हूँ दिस इज द बायोटिक फैक्टर। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित है ना, जीवाणु। उसके बाद में देखो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो भी जीवाणु है, वो जीवित है। उसके बाद में एल्गी, शैवाल देखा है? नील हरित शैवाल, कांजी अपने देखी होगी। शैवाल देखा है? खोद के अंदर पानी भरा रहता है, जम जाती है फिसलन भरी। तो आपको पता है वो जीवित होती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, वो भोजन बनाती है, गैसें छोड़ती है, लेती है, सारा काम करती है। तो वो जीवित है। तो किसमें आएगी बेटा? बायोटिक में आएगी या मीजोबायोटिक में या एबायोटिक में? बायोटिक में आएगी। ठीक है, उसके अलावा बेटा निमेटोड्स जो होते हैं वो भी जीवित में ही आते हैं। तो ये फंगल, बैक्टीरियल। अब मैं आपको कोई भी पूछे, सपोज यहां से एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं बेटा? यहां से क्वेश्चन आते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, बायोटिक, एबायोटिक या मीजोबायोटिक। या फिर पूछ सकता है बायोटिक रोग का उदाहरण है या बायोटिक पैथोजेंस हैं। उसमें आपको दे दिया एक तो बैक्टीरिया, एक दे दिया न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी और एक दे दिया वायरस। अब बताओ कौन सा आएगा? बैक्टीरिया आएगा। बैक्टीरिया आएगा बायोटिक में। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं।
एबायोटिक, एबायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा, नॉन लिविंग। किससे ले सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे, नॉन लिविंग से मैं ले सकता हूं। यहाँ पे किससे ले सकता हूं बेटा, नॉन लिविंग से। एबायोटिक या नॉन लिविंग या नॉन इन्फेक्शियस। अब वो जिंदा या आदमी नहीं है, वो क्या इन्फेक्शन करेगा, वो क्या संक्रामक करेगा, तो इसमें क्या आएंगे, महत्वपूर्ण पहला आएगा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो रोग है ना, वो किस में आएंगे, मृत वाले में आएंगे, ना तो जिंदा। पोषक तत्व कोई वो थोड़ी है, तो उस वो आएंगे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। और एक्सट्रीम टेम्परेचर, या मैं कह सकता हूँ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरण के कारण जो रोग हो रहे हैं वो किस में आएंगे, एबायोटिक में आएंगे, नॉन लिविंग में आएंगे, नॉन इन्फेक्शियस में आएंगे। बेटा कौन कौन से वो आगे पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं उनको। बायोटिक में आ गया फंगल, बैक्टीरिया, एल्गी और निमेटोड और प्रोटोजोआ। एबायोटिक में आएंगे नॉन लिविंग में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, जिंक की कमी से हो गया, मोलिब्डेनम की कमी से कोई रोग हो गया, कॉपर की कमी से कोई रोग हो गया, जिंक की कमी से कोई रोग हो गया, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ मैग्नीशियम की कमी से कोई रोग हो गया, तो ये सब किस में आएंगे, एबायोटिक में आएंगे। टेम्परेचर में मैं कह सकता हूँ अधिक तापमान की वजह से कोई रोग हो गया, कम तापमान की वजह से कोई रोग हो गया, हाई ह्यूमिडिटी की वजह से कोई रोग हो गया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में यही तो चीजें आती है, अधिक तापमान, कम तापमान, है ना। आपने सुना होगा अधिक गैस, ऑक्सीजन की कमी से आलू में रोग हो जाता है, अधिकता से रोग हो जाते हैं, सुना है। वो सारे किस में आते हैं बेटा, नॉन इन्फेक्शियस में आते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस को ही अपन क्या बोलते हैं, एबायोटिक या नॉन लिविंग कहते हैं। नॉन लिविंग का मतलब तो समझते हो ना, जिस इसको तो बोलते हैं सजीव, इसको बोल सकते हैं अपन क्या बेटा, निर्जीव। दैट्स इजी। अब आता है बेटा मीजोबायोटिक, ना तो जिंदा ना मरा हुआ, मध्यस्थ जिसको बोलते हैं, मध्यजीवी जिसको बोलते हैं। तो इसमें अपने 3 उदाहरण हैं, महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा है, वायरस। विषाणु से होने वाले रोग या जो वायरस है वो ना तो जीवित है ना मृत है। और वायरस की जो खोज की थी इवेनोविस्की ने की थी, और उन्होंने क्या कहा था कि वायरस एक सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है बेटा, योजक कड़ी है। सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, ये योजक कड़ी है। उसके बाद में बात करते हैं विरोइड्स। विरोइड्स जो है वो भी वायरस की प्रजाति में ही आते हैं। प्रियोन्स जो हैं वो भी वायरस की प्रजाति में ही आते हैं। और ये तीनों किस में आते हैं, मीजोबायोटिक में आते हैं मेरे बच्चा। किस में आते हैं, मीजोबायोटिक में आते हैं। समझ में आया यहाँ तक। सिंपल सा क्लासिफिकेशन है कि 3 चीज जो है ना वो ना तो जीवित है ना मृत है। कौन कौन सी, वायरस, विरोइड और प्रियोन्स। दो जो चीजें हो रही है किसी पोषक तत्व की कमी से, इनको मैं डिसऑर्डर भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, डिजीज और डिसऑर्डर में जब मैंने अंतर पढ़ाया था मेरे बच्चा, डिजीज और डिसऑर्डर में, तो डिसऑर्डर में एक ही चीज थी कि डिसऑर्डर जो होता है वो किससे होता है, नॉन इन्फेक्शियस चीजों से होता है, नॉन लिविंग से होता है, एक्सटर्नल फैक्टर से होता है। वो क्या कहलाता है, डिसऑर्डर कहलाता है। अपन पढ़ते हैं ना फसलों के दैहिक विकार, एक तो होते हैं दैहिक विकार और एक होता है बेटा रोग। तो रोग हमेशा किससे होएगा, सजीव से होएगा। या तो सजीव से होएगा या फिर या तो बायोटिक या मीजोबायोटिक, बीच वाले से नहीं होगा। मरे हुए से रोग नहीं होएगा कभी भी। मरे हुए से जो होएगा उसको क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर, दैहिक विकार बोलेंगे उसको, जिसको क्या बोलते हैं, एबायोटिक, नॉन लिविंग, या फिर क्या कहेंगे, नॉन इन्फेक्शियस। अब सुन लो, जीवित से कोई भी रोग हो रहा है ना उसको क्या बोलेंगे अपन, बायोटिक में आएगा, ठीक है। और फसलों में जो भी रोग पढ़ोगे ना, चाहे कोई सा भी रोग पढ़ो, या तो ये आएंगे उसमें, जहां पे रोग नाम आ गया ना वहां पे या तो ये भाई साहब आएंगे या फिर ये 3 भाई साहब आएंगे, ये कभी भी नहीं आएंगे। जब इनकी कमी के कारण कोई पूछा जाएगा, इनकी अधिकता के कारण, तो हमेशा यही पूछा जाएगा, फलानी फसल में फलाना दैहिक विकार किसकी कमी से होता है। दैहिक विकार तापमान के कारण होता है, किसके कारण होता है, समझ गए, नॉन लिविंग या नॉन इन्फेक्शियस इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखे बेटा, 2 क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, बेस्ड ऑन इनोकुलम, फैलने के आधार पे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 3 प्रकार का होता है कि किसके माध्यम से रोग अपने फैल रहा है। तो इसमें पहली चीज है अपनी बेटा, सोइल बोर्न डिजीज। सोइल बोर्न डिजीज, सोयल का मतलब समझ गए, ऐसे रोग जो मृदा से फैलते हैं, मृदा जनित रोग इनको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मृदा जनित रोग इनको कहते हैं। जो आपका पैथोजन है, मैंने बताया पैथोजन क्या होता है, एनी एजेंट दैट कॉज डिजीज, ऐसा कोई भी प्रक्रम या ऐसा कोई भी जीव या ऐसा कोई एजेंट जो रोग फैलाता है उसको पैथोजन कहते हैं। और जिन रोगों के पैथोजन मृदा में पाए जाते हैं, खेत में पाए जाते हैं, जिसके लिए सोइल सैनिटाइजेशन करते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं, मृदा सोलिनीकरण करते हैं, मृदा ताप उसको देते हैं, गहरी डीप समर पोलिंग करते हैं, गहरी गर्मियों की जुताई जो करते हैं, वो इनको मारने के लिए करते हैं। इनका जो पैथोजन है, इनका जो पैथोजन है बेटा, इनका जो रोग कारक है, मैं कह सकता हूं इनका रोग कारक है, उसके जो स्पोर्स हैं, उसके जो बीज हैं, या कुछ भी कह लो, वो मृदा में पाए जाते हैं और मृदा से ये रोग फैल जाते हैं। उनको बोलते हैं सोइल बोर्न डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा, सोइल बोर्न। इसके उदाहरण देख लो मेरे बेटा, सोइल बोर्न के उदाहरण कौन कौन से है वो बता देता हूं। पहला जो महत्वपूर्ण है वो है विल्ट। कौन सा है बेटा, विल्ट रोग। कौन सा है, विल्ट, ठीक है।
और विल्ट उसके बाद में कौन सा है, डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ का अब आपने एक नाम सुना होगा, पीथियम स्पीसीज। पपीता में डंपिंग ऑफ सुना, नर्सरी में रोग हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं इलाज, जब भी अपन नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी की मृदा का सोलेनाइजेशन नहीं करते क्या, गर्म करते हैं उसको या फिर उसको कीटाणु मुक्त करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो डंपिंग ऑफ है, जो पीथियम स्पीसीज है, क्या है इसको लिख लो, आगे फिर भी पढ़ाऊंगा, यहाँ पे भी लिख लो, पीथियम। पीथियम एडेंटिफोरा जो है, पीथियम स्पीसीज जो है बेटा, ये क्या करती है, ये रोग फैलाती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये मृदा के अंदर भी इसके स्पोर्स वगैरह वो पड़े रहते हैं, और जैसे इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है ये रोग फैला देते हैं। तो आपने सुना होगा कि पपीता की नर्सरी में या पपीता के जो छोटे पौधे हैं उनका क्या होता है, जैसे ये पौधा लगा हुआ है और तने के पास से गल जाता है, यहाँ से वो टूट के गिर जाता है कमजोर होकर, उसको डंपिंग ऑफ बोलते हैं। ये पानी भर जाने की वजह से ऐसे होता है, तो वो मृदा जनित रोगों में आता है। उसके बाद में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये महत्वपूर्ण रोग है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट आपके चल रहा है और आप पढ़ रहे हो, किसकी वजह से बेटा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से। कैसे, 1845, मैंने फर्स्ट क्लास में हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ाया था, 1845 में आयरलैंड में अकाल आया था, आलू में पछेती झुलसा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। 1845 आयरलैंड में अकाल, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस कवक, क्या था, कवक था वो, इन्फेंटिस, फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस कवक। और ये कवक कहाँ रहता है, मृदा में रहता है। मृदा जनित रोग था, तभी तो सारे के सारे आलू खत्म हो गए एक साथ। मृदा जनित रोग था, तभी तो सारे के सारे आलू खत्म हुए। और जब आलू खत्म हुए तब लोगों को पता चला, जहां वहां पे अकाल आया, तो कि यार रोग नाम की भी कोई चीज होती है, इसका देखा गया कि क्या है, इसका मैनेजमेंट देखा, जब इसका इतना भारी नुकसान देखा गया ना, उसके बाद और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो था, उस पर सबसे ज्यादा काम जो किया था बेटा, वो किसने किया था, एंटोन डी बेरी ने किया था। किसने किया था, एंटोन डी बेरी, जिसको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी अपन कहते हैं। और मैं बार बार पढ़ा चुका हूं, बहुत ही कॉमन चीज है और हर बार पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है। अब एक चीज मेरे को अब बता दो, एंटोन डी बेरी को तो बोलते हैं वर्ल्ड के अंदर प्लांट पैथोलॉजी का, भारत के अंदर पादप रोग विज्ञान, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कौन है, डॉक्टर ईजे बटलर। कौन है बेटा, डॉक्टर ईजे बटलर है। फिर इसके बाद में निमेटोड। तो ये मैंने चार जो रोग बताए हैं, ये विल्ट, डंपिंग ऑफ, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की हिस्ट्री भी मैंने बता दी, और इसी रोग के बाद में अपनी प्लांट पैथोलॉजी ब्रांच का ओरिजिन हुआ था बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं सीड बोन। सीड बोन को बोलेंगे बीज जनित रोग। क्या बोलेंगे मेरे बच्चा, सीड बोन या बीज जनित रोग बोलेंगे। जो आपका बंट रोग है, स्मट रोग है, टंडू रोग है और टोमेटा का जो वायरस रोग है, ये सारे क्या है, बीज जनित रोग है। ये रोग जब एक जगह से दूसरी जगह, आपने सुना होगा बीज क्वारंटाइन, एक देश से दूसरी जगह पर जब अपन कोई बीज भेजते हैं या प्लांट का कोई भाग भेजते हैं, तो पहले वो चेक होता है कि इसमें कोई रोग तो नहीं जा रहा, ये रोग जाके दूसरे देश में फैल जाएगा। वो इसीलिए चेक होता है। ये जो बंट, स्मट और टंडू, ये जो रोग है ना, इनको चेक करने के लिए होता है। ये इनके जो स्पोर्ट्स होते हैं ना बेटा, बंट वगैरह के, वो बीज के अंदर ही पाया जाता है। स्मट बंट नाम सुना है, अनावर्त कंडवा रोग है ना, सुना है ना, तो वो ये सारे स्मट, बंट, टुंडू, टुंड्रू रोग सुना होगा गेहूं। तो ये सारे जो रोग है ना बेटा, ये क्या होते हैं, सीड बोर्न डिजीज होते हैं। क्या होते हैं, सीड बोर्न डिजीज होते हैं। इनको याद कैसे करना है, अभी क्लास के एंड में मैं ट्रिक से बताऊंगा सारी चीजें। अभी अपना काम है इनको सही से पढ़ना बेटा। एक सेकंड, ठीक है, आगे चलते हैं। अपन हम पढ़ रहे हैं क्या, अपन ने सोइल बोर्न डिजीज सारे पढ़ लिए हैं। उसके बाद में सीड बोर्न डिजीज पढ़ रहे हैं, जो बीज से होते हैं या बीज के द्वारा फैलते हैं एक जगह से दूसरी जगह में या नए पादप में। तो ये तो ऐसे रोग है जो पैदा होता है ना, प्लांट जब जर्मिनेट होता है उसके साथ ही, बीज के साथ ही तो आ जाते हैं। इसीलिए तो अपन सीड टेक्नोलॉजी अपने सब्जेक्ट चल रहा है कि गुड क्वालिटी का सीड जो लेते हैं किसान, कौन सा टैग वाला लेता है, नीले रंग का टैग, सेटिस्फाइड सीड, रजिस्टर्ड सीड, मदर सीड है, पढ़ते हैं ना, न्यूक्लियस सीड, ये केंद्रक बीज, मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, वो सारी चीजें कौन, तो कितनी उसमें वो रखनी चाहिए, फिजिकल प्योरिटी कितनी, जेनेटिक प्योरिटी, वो सारी यहाँ से मैटर करती है। और जब अपन एक अच्छे बीज के गुण पढ़ते हैं तो सबसे पहला ही गुण ये आता है कि बीज बिल्कुल स्वस्थ, रोग रहित व पूर्ण रूप से परिपक्व होना चाहिए। और बीज की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के अंदर यही आती है कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं, पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि सीड बोर्न डिजीज कितने महत्वपूर्ण है और कितना नुकसान कर सकते हैं। उसके बाद में आता है बेटा एयरबोर्न डिजीज लाइक कोरोना। एयरबोर्न डिजीज लाइक कोरोना, हवा में ही एक खेत में दूसरे खेत में फैल जाते हैं, उनको बोलते हैं एयरबोर्न डिजीज। और मैं कह सकता हूँ ये तीनों ही डिजीज अगर पहले क्लासिफिकेशन के अंडर देखूं तो ये कौन से में आ रहे हैं, इन्फेक्शन वाले में। इन्फेक्शन में वाले में मैंने एक चीज बताई थी, उसमें वही डिजीज आएंगे जो
सजीवों से होंगे, ये सारे सजीवों से होने वाले हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस। ठीक है, ये किससे होने वाले हैं? बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस। इसलिए इन तीनों को सोइल बोर्न डिजीज, क्योंकि पढ़ी क्या रहा हूं, फैलाने के आधार पे या फैलने के आधार पे। और जब पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था मेरे बच्चा, उसमें अपन ने ये चीज पढ़ी थी, जो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस, संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग हमेशा किससे होते थे? सजीव चीजों से होते थे। और जो नॉन संक्रामक जो रोग है, गैर संक्रामक जो रोग है, नॉन इन्फेक्शियस थे, वो किससे हो रहे थे? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मैं कह सकता हूं नॉन लिविंग, निर्जीवों से वो हो रहे थे। तो इनमें इसका मतलब सीधा सही हो गया, सजीवों से हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? संक्रामक है। संक्रामक है तभी तो फैलने के आधार पे अपन पढ़ रहे हैं बच्चा। ठीक है, वायु जनित, हवा से ही एक खेत से दूसरे खेत में हवा से ही फैल जाएगा। कौन कौन से हैं? पाउडरी मिल्ड्यू है आपका। कौन सा है बेटा? पाउडरी मिल्ड्यू है आपका। उसके बाद में कौन सा बेटा? डाउनी मिल्ड्यू है आपका। उसके बाद में कौन सा है? लीफ स्पॉट है आपका। उसके बाद में सिट्रस कैंकर। कौन सा है बेटा? सिट्रस कैंकर है आपका। ये तो मोटी मोटी सी इनकी बात हो गई। आगे चलते हैं इसी में जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अपना, उसके बारे में। अब इनमें बहुत सारे उदाहरण भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, इसमें रोली या रस्ट रोग आ गया। रोली रोग जो आता है आपके, भूरी रोली, पीली रोली, काली रोली, पक्षीनिया। ठीक है, स्टार फॉर्मिस है ना, रिकॉन्डिडाटा, स्टार फॉर्मिस, और एक और रह गया ग्रेमिनिस, है ना। तो ये ट्रिटिसाई, ये क्या है? रोली रोग के रोग कारक। और ये क्या है बेटा? जीवाणु है या कवक है? कवक है। और कवक है तो क्या है? ये जिंदा है। जिंदा है तो इन्फेक्शियस में आ गया। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए अपन यहाँ पे आए हैं। एक मिनट, हाँ भाई, मैं क्लास में हूँ, थोड़ी देर में करूँ, है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने? पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट, लीफ स्पॉट, सिट्रस कैंकर, जेंथोमोनास, जीवाणु से होता है। नींबू के ऊपर, इनके ऊपर देखा होगा धब्बे धब्बे बाहर छिलके पे हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक से, तो वो किससे होता है? जीवाणु से होता है। और जीवाणु क्या है? सजीव है। और मैंने पहला ही क्लासिफिकेशन ये बताया था, कौन सा? इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो ये समझ में आया, बेस्ड ऑन इनोकुलम, फैलने के आधार पर सोइल बोर्न डिजीज, सीड बोर्न डिजीज और एयर बोर्न डिजीज। एक वाटर बोर्न भी हो सकते हैं, जल से फैलने वाले, पर बहुत कम है, हाइड्रोफाइडा वाले, कि पानी में जो रहने वाले हैं, तो एक जगह से जीवाणु दूसरी जगह में चले गए पानी के द्वारा। ठीक है, पर ये क्या है? मृदा के द्वारा फैलने वाले मृदा जनित रोग, बीज के द्वारा बीज जनित रोग, हवा के द्वारा कौन से हो गए? एयरबोर्न डिजीज। इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं, यह मेरे को सबसे प्यारा क्लासिफिकेशन लगता है, जिसमें समझने की जरूरत है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन एक्यूरेंस। एक्यूरेंस का मतलब होता है प्रभाव, कितना प्रभाव में फैल रहा है, कब फैल रहा है, कैसे फैल रहा है। एक तो होता है कि थोड़ा थोड़ा रोग फैल रहा है। मेरा शरीर है, मेरे शरीर को उदाहरण में मेरे से ही समझा देता हूँ। मेरा शरीर है, मेरे शरीर पे यहाँ पे हल्का सा खाज खुजली हो रही है, दाद हो रहा है, तो ये क्या कहूंगा? थोड़ा बहुत फैल रहा है। एक हो रहा है कि सिर्फ गर्दन गर्दन पे ही हो रहा है, तो मैं कहूंगा एक स्पेशल स्थान पे ही हो रही है, मेरे और पूरे शरीर पे कहीं पे नहीं हो रही। एक मैं कह रहा हूँ एक गर्दन पे, एक हाथ पे, एक यहाँ पे, कि यार हर जगह चितड़ों के रूप में हो रही है, कभी कहाँ कभी कहाँ। और एक हो रहा है कि सर्वव्यापी पूरे शरीर पे ही हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? एक्यूरेंस के आधार पे, प्रभाव के, इफेक्ट के आधार पे। बेटा 4 प्रकार का वर्गीकरण है, बहुत ही अच्छा वर्गीकरण है, इसमें मजा आएगा आपको। क्या आएगा इसमें? मजा आएगा मेरे बेटा, लिख लिख के पढ़ेंगे अपन। पहला है कौन सा? एंडेमिक। कौन सा है मेरे बच्चा? एंडेमिक रोग। दूसरा है पेंडेमिक, एपिडेमिक और स्प्रेडेमिक। ठीक है, तो पहले की बात करता हूं मैं। सबसे पहले स्पोरेडिक है, एंडेमिक रोग। एंडेमिक को बोलते हैं स्थानिक, शब्द से समझ में आ रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश देखना। एंडेमिक को क्या बोलते हैं मेरे बेटा? स्थानिक रोग। स्थानिक का मतलब समझ रहे हो क्या? स्थानिक किसको कहूंगा मैं? हाँ, ये देखो, ये बच्चा 12वीं क्लास में ये जवाब दे रहा है, और आप तो फर्स्ट ईयर में हो। स्थानिक या एंडेमिक, अपन ऐसे बोलते हैं ना, मारवाड़ी में बोलते हैं तब, तुम्हारे पता नहीं बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कि हेलो, हाँ मैं ये अंडई हूँ, या मैं यही हूँ, इसका मतलब क्या होगा? यही हूँ। या कहाँ है तू? अंडई छू, अंडे की अंडई। अपन नहीं बोलते कि अंडे अंडई है, नहीं बोलते क्या? अट्ठे की अट्ठे, अट्ठे की अट्ठे ही बोला, या इंडे की इंडे ही बोला, अंडे की अंडे, जो भी है शब्द, लैंग्वेज वो क्या एरिया के हिसाब से बदल जाती है। हमारे यही बोलते हैं कि अंडे की अंडे तन 100 रुपए दे दूंगा, मतलब इस जगह की जगह, स्थान विशेष पे। तो क्या हो गया? स्थानिक रोग हो गए, अंडे की अंडे। यहाँ याद रख लेना, एंडेमिक रोग क्या होते हैं? स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष की बीमारियां होती है। इसको मैं कह सकता हूँ क्या? स्थान विशेष। स्थानिक का मतलब हो गया ना स्थान विशेष। स्थान विशेष बेटा, या मैं कह सकता हूँ क्षेत्र विशेष। क्षेत्र विशेष, जैसे कि मैं इसका उदाहरण दूं कि ये तो यार सिर्फ जयपुर में जो है ना, जो इधर का कालवाड़ साइड का एरिया है ना, कालवाड़ साइड का, वहां वही होएगी सिर्फ। तो ये क्या हो गई? क्या हो गई?
एंडेमिक हो गई। या फिर मैं कह दूं ये पूरे राजस्थान के अंदर है ना, पूरे राजस्थान में सिर्फ ये जो रोग होते हैं ये सिर्फ भरतपुर एरिया में देखने को मिलेंगे आपको। तो ये क्या हो गई, सिर्फ भरतपुर की क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई, एक स्पेशल हो गई। या फिर मैं कहता हूँ कि ये पूरे मध्य प्रदेश में ये जो रोग होता है ना, ये सिर्फ लहसुन में सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर में ही देखने मिलेगा, ग्वालियर के बाहर ये रोग ही नहीं होता। तो ये क्या हो गया, एक स्थान विशेष का हो गया, एंडे की एंडे, ग्वालियर की ग्वालियर में ही, है ना, कालवाड़ की कालवाड़ में ही, ठीक है, ऐसे करके। तो ये क्या हो गया, एंडेमिक रोग हो गया। एंडेमिक मतलब स्थानिक, स्थान विशेष पे होने वाला रोग हो गया। रेस्ट्रिकल जियोग्राफिकल एरियाज, रेस्ट्रिकल जियोग्राफिकल एरिया, एक स्पेशल जियोग्राफिकल एरिया पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। एक स्पेशल जियोग्राफिक एरिया में होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्थानिक या एंडेमिक। और इसका उदाहरण देते ही तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी बेटा। आपने एक रोग सुना होगा दार्जिलिंग की पहाड़ियों के अंदर, आलू के अंदर, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, सुना है, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। दार्जिलिंग की पहाड़ियां जो है ना, सिर्फ उधर के आलू में ही देखने को मिलता है, अपने यहाँ नहीं होता। दार्जिलिंग की, ये उदाहरण लिख लेना, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, आलू का वाट रोग, वाट WART, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो, पोटैटो, ठीक है, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो क्या है, किसका उदाहरण है बेटा। सीधा सा पूछता है कि एंडेमिक रोग क्या होते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष, एक रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया या स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंडेमिक रोग बोलते हैं। उसका उदाहरण है दार्जिलिंग की पहाड़ियों में आलू का वाट रोग हो गया। क्या हो गया मेरे बेटा, आलू का वाट रोग हो गया। इसके बारे में आगे देखते हैं। पेंडेमिक, पेंडेमिक को बोलते हैं सर्वव्यापी रोग। क्या बोलेंगे बच्चा, सर्वव्यापी का मतलब क्या समझ में आ रहा है 12वीं क्लास के बच्चे को, कि सर्वव्यापी का मतलब सभी जगह पाया जाता है। जो क्या पाया जाता है, बहुत बड़े भाग पे पाया जाता है। ये एक कह सकता हूं मैं अंतरराष्ट्रीय रोग, इसको मैं कह सकता हूं, ये मैं कह सकता हूं कि पूरे के पूरे महाद्वीप पे ही पाया जाएगा, पूरे महाद्वीप पे, मैं कह सकता हूं पूरे भारत में ही आ गया, है ना। तो उसको क्या कहेंगे, सर्वव्यापी, हर जगह। अपन नहीं कहते क्या ईश्वर सर्वव्यापी है, चाहे कनाडा चले जाओ, चाहे ग्वालियर आ जाओ, चाहे भोपाल चले जाओ, चाहे राजस्थान चले जाओ, कहां पे भी चले जाओ, ईश्वर हर जगह है। तो वैसे ही ये क्या है, पेंडेमिक रोग है, सर्वव्यापी रोग है, हर जगह पाए जाते हैं। कॉन्ट्रेंट ऑन सब कॉन्ट्रेंट, द्वीप और महाद्वीपों पे, द्वीप और महाद्वीप पे जो रोग पाया जाता है, द्वीप व महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब हुआ एक बड़े क्षेत्र पे, एक बड़े क्षेत्र पे, एक बहुत बड़े क्षेत्र पे। और जबकि इसमें क्या था, एक स्पेशल क्षेत्र पे था, जैसे कि दार्जिलिंग की पहाड़ियां। ये क्या हो गया, सर्वव्यापी या पेंडेमिक, पेंडेमिक रोग हो गया। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसके कारण अकाल पड़ा था, पूरे आयरलैंड में अकाल आ गया था, पूरे आयरलैंड में अकाल आ गया था 1845 में बेटा। और वो किसका उदाहरण था, पेंडेमिक रोग था, पेंडेमिक सर्वव्यापी रोग था। वो पूरा का पूरा आलू खत्म हो गया, आयरलैंड में अकाल आया था, आलू का फचेती झुलसा रोग, आलू का फचेती झुलसा रोग, फचेती झुलसा रोग। याद हो रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना, कि आलू का पचेती झुलसा रोग पूरे आयरलैंड में 1845 में इतने बड़े लेवल पे आया था कि प्लांट पैथोलॉजी ब्रांच का ओरिजिन उसने कर दिया, उसका विकास हो गया, और वहां पे भूखमरी हो गई थी। 1.5 मिलियन पीपल्स डेड ड्यू टू स्टारवेशन, भूख के कारण 1.5 मिलियन लोग मर गए थे वहां पे, किसके कारण, भूख के कारण। तो एक स्तर पर मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा, पूरे के पूरे आयरलैंड में फैल गया, सर्वव्यापी था, बहुत बड़े क्षेत्र में, पूरे के पूरे द्वीप महाद्वीप में फैल गया। इसलिए उसको किस में डाला गया है, पेंडेमिक रोग में डाला गया है। किस में डाला गया बेटा, पेंडेमिक में। दूसरा व्हीट रस्ट, गेहूं का रोली रोग, राजस्थान वाले भी पढ़ते हैं, MP वाले भी पढ़ते हैं, बिहार वाले भी पढ़ते हैं, यूपी वाले भी पढ़ते हैं, हर जगह पाया जाता है ये रस्ट व्हीट, ठीक है। 3 प्रकार की होती है, भूरी, काली और पीली। स्टेम लीफ ऐसे बोलते हैं इसको, है ना, भूरी काली, भूरी रिकॉन्डिडाटा से होती है, पीली स्टार फॉर्मिस से होती है, ठीक है। तो वो क्या है, किससे होती है, कवक से होती है, ठीक है। तो वो रोग जो है वो भी किसका उदाहरण है, पेंडेमिक का उदाहरण, पूरे के पूरे देश में पाया जाता है, पूरे के पूरे महाद्वीप में पाया जाता है। उसके बाद में मेरे बेटा आता है, मैंने एक चीज बताई है, पहला एंडेमिक मतलब अंडे की अंडे, और उसका एक उदाहरण बताया दार्जिलिंग की पहाड़ियों के अंदर आलू का वाट डिजीज। दूसरा मैंने बताया पेंडेमिक या सर्वव्यापी, अंतरराष्ट्रीय, बहुत बड़े भाग पे या कॉन्टिनेंट, एक पूरे सब कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंट मतलब द्वीप या पूरे महाद्वीप पे फैलता है। इसके मैंने 2 उदाहरण बताए मेरे बेटा आपको। कौन कौन से बताए हैं, एक तो बताया आयरलैंड में अकाल आया था, आलू में फचेती झुलसा फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस के कारण आया था। दूसरा मैंने बताया बेटा आपका व्हीट रस्ट बताया मैंने आपका। तीसरे नंबर पे बात करते हैं बेटा
एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। क्या बोलते हैं? महामारी। कुछ समय के अंतराल पे कुछ स्थानों पर परंतु भयानक रूप में। महामारी ऐसे तो है नहीं हमेशा ही रहती है, एक बार आती है महामारी, एक बार ही आती है, फिर कुछ टाइम के बाद आती है। 10-20 साल में अकाल पड़ता है, उसको महामारी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? महामारी। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। क्या बोलेंगे बेटा? एपिडेमिक बोलेंगे। एक मिनट से बात करना, इनको कहना 5 मिनट में आ रहे हैं बस, ठीक है? ऐसे बोल देना भैया 5 मिनट में आ रहे हैं, क्लास लेने ही आ रहे हैं आपको, ऐसा है ना? ठीक है, अपन बात करें एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी का रोग। कुछ समय के अंतराल पे आती है पर बहुत ही भयानक तरीके से आती है। एक्यूरिंग पीरियडिकल बट इन ए सीवियर फॉर्म। सीवियर फॉर्म के अंदर आती है और मेजर क्रॉप्स में आती है। सीवियर फॉर्म के अंदर जो आएगी ना, बहुत ही तगड़े भयानक रूप में, भयानक रूप में एक स्थान विशेष पे और समय पे आएगी। ऐसा नहीं हमेशा ही रहेगी, है ठीक है, समय पे, है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? महामारी। इसका उदाहरण देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। इसका जो उदाहरण देखोगे आप तो समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण रेड रोट ऑफ सुगर केन, राइस ब्लास्ट, व्हीट रस्ट, ये इसी के उदाहरणों में आते हैं, ठीक है? और इसको मैं कह सकता हूँ आयरलैंड में जो अकाल था वो इसका उदाहरण भी है। आयरलैंड में जो अकाल था, महामारी तो आई थी, आयरलैंड में अकाल पड़ा, आयरलैंड में महामारी, वो किसके कारण आई थी? उस रोग को अपन क्या कह सकते हैं? एपिडेमिक भी कह सकते हैं। और एक तरीके से देखें तो वो पेंडेमिक भी हो गया। पेंडेमिक तो इसलिए हुआ कि वो एक पूरे महाद्वीप में बड़े लेवल पे एक साथ फैल गया। और एपिडेमिक क्यों हुआ? उसके कारण बहुत बड़ी महामारी होगी, पर वो 1845 के बाद में अभी तक नहीं गया वहां पे दोबारा। होता है इस लेवल पे नहीं होता कि वहां पे भूख से आदमी मर जाए या महामारी हो जाए, ठीक है? तो वो इसका यही तो है कि समय पे भयानक रूप से आता है और हर समय नहीं रहता, कुछ समय के बाद में आता है, कभी कभी आता है सीवियर फॉर्म में आता है। सीवियर का मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत धांसू तरीके से आता है, बहुत प्रभावी तरीके से आता है। सीवियर फॉर्म में अपन नहीं कह सकते बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, बहुत तेज बुखार हो रहा है, तो वो बहुत तेज बुखार 24 घंटे थोड़ी रहता है, ये पूरी साल ही थोड़ी रहता है, वो आता है कभी कभी, पर जब आता है ना तब तहस नहस करके जाता है। उनको क्या बोलते हैं बेटा? एपिडेमिक बोलते हैं, या उसको बोलते हैं महामारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? महामारी बोलते हैं उसको। जैसे इसका उदाहरण मैं कह सकता हूँ कोरोना। कोरोना किसका उदाहरण है? एपिडेमिक का उदाहरण है। कैसे? इतनी सीवियर फॉर्म में आया वो बहुत तगड़े तरीके से। वो इसका भी उदाहरण कह सकता हूं। कैसे? इसका उदाहरण ऐसे है कि वो हर जगह आया था, सर्वव्यापी, बहुत सारे देशों को लपेटे में ले लिया। और इसका उदाहरण ऐसे कह सकता हूँ कुछ देशों में, जैसे अभी बात करूं मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के या अपने जो रूरल एरिया जैसे हैं जहां पे वो नहीं पहुंच पाए, इतना इफेक्ट नहीं हुए, पर जो सिटी एरियाज थे मुंबई जैसे या बहुत बड़ी जो हाईटेक सिटीज थी उनमें ऐसे लाशों के ढेर लग गए, तो वहां पे वो किस फॉर्म में आया था? एपिडेमिक के रूप में आया था, ठीक है? एपिडेमिक का उदाहरण हो गया, ठीक है? एपिडेमिक के उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं बेटा। आयरलैंड में अकाल, रेड रोट ऑफ सुगर केन, राइस ब्लास्ट और व्हीट रस्ट। उसके बाद में अपने हैं स्पोरेडिक, या इनको बोलते हैं कदाचित या छुटपुट रोग। छुटपुट रोग इनको बोलेंगे। इरेगुलर आते हैं, कभी 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 आ जाते हैं। इनरेगुलर, इनरेगुलर को क्या कहेंगे? अनियमित। इनरेगुलर या अनियमित, इनरेगुलर या अनियमित फॉर्म में आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं और उतने कोई खास हाई लेवल का नुकसान नहीं करते, आगे चले गए। कभी कभी रोग हो गया, जैसे पूरा गर्मियों का सीजन चल रहा है तो कभी कभी बुखार आ जाए अपने, कोई बड़ी बात थोड़ी है। आगे चढ़ गई थोड़ी बहुत और उतर गई, वो क्या हो गई? कदाचित या छुटपुट रोग। इसका उदाहरण है फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन। इसका कोई फिक्स नहीं है कि आएगा ही, पर आ भी सकता है कभी कभार, इसका कोई फिक्स नहीं होता। FIXED, फिक्स्ड नहीं होता बेटा ये। और क्या होते हैं? इरेगुलर होते हैं, अनियमित होते हैं, इनरेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं, कभी कभार आ जाते हैं और उतनी ज्यादा सीवियर फॉर्म में भी नहीं आते हैं, उतनी ज्यादा सीवियर फॉर्म में भी नहीं आते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कदाचित या छुटपुट रोग। कदाचित या छुटपुट रोग या स्पोरेडिक डिजीज इनको कहे जाते हैं, जैसे कि फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन। कॉटन के अंदर जो फ्यूजेरियम विल्ट रोग है वो कभी कभार हो जाता है, कॉटन के अंदर फ्यूजेरियम विल्ट जो रोग है वो। तो ये एक और क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हुआ। समझ में आ गया? ये रिवाइज कराऊं एक बार, आगे समझ में देख लेते हैं एक बार, वो ज्यादा बड़ी नहीं हुई। एंडेमिक मतलब स्थान विशेष या अंडे की अंडे की, एक छोटे क्षेत्र पे, या मैं कह सकता हूँ एक विशेष क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों में आया था। पेंडेमिक मतलब हर जगह, सर्वव्यापी, महाद्वीप पूरे कंट्रीब्यूट उसको कर देगा, वो ग्रसित कर देगा पूरे महाद्वीप को, पूरे द्वीप को, पूरे लक्ष्य को पूरा वो कर देगा, वो आते हैं इसमें, ठीक है? फिर महामारी में क्या आते हैं? सबको तो लपेटे में लेंगे पर इतनी ज्यादा सीवियर फॉर्म में लेंगे। इसमें जरूरी नहीं कि सीवियर फॉर्म में ले। रोली रोग है, गेहूं का रोली रोग का उदाहरण बताया। रोली रोग हर जगह आता है, पर ऐसा थोड़ी है भूखे ही मार देता है गेहूं में, नहीं मारता ना, आता हर जगह। मतलब सीवियर उसकी फॉर्म जो है, प्रभाव वो क्या रहता है? कम रहता है बेटा। पेंडेमिक में रोग फैलता तो है पर प्रभाव उसका कम रहता है।
इसमें क्या है, रोग फैलता है पर उसका प्रभाव क्या हाई रहता है, सीवियर फॉर्म में रहता है, सीवियर फॉर्म में, ठीक है, भयानक रूप में फैलता है और एक समय के अंतराल, ऐसा नहीं हर साल ही आ गया, इसमें तो हर साल आता है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, हर साल महामारी तो नहीं होती ना, अंतर तो समझ में आ गया ना भाई, रष्ट रोग हर साल आता है, ये पचेती जुलसा भी हर साल हो जाता है, पर महामारी तो नहीं होती ना, आ तो रहा है पर फॉर्म कौन सी, सीवियर फॉर्म में तो नहीं आ रहा ना, भयानक रूप में तो नहीं आ रहा ना, वो बात होती है। ये हो गया, और ये हो गया स्पोरेडिक या कदाचित या छुटपुट रोग, चलते रहते हैं, खांसी जुकाम बुखार, वो वाले रोग हो गए, इनका कोई फिक्स नहीं है, इरेगुलर है, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं। फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन, COTTO कॉटन, रुई जो आपकी है, कपास जो है उसका फ्यूजेरियम विल्ट रोग हो गया। लास्ट क्लासिफिकेशन है अपना बेटा, बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट अफेक्टेड, पौधे का कौन सा भाग अफेक्ट हो रहा है उसके आधार पे रोगों का वर्गीकरण है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, इसमें 4 प्रकार है। लीफ डिजीज, ऐसे रोग जो सिर्फ पत्तियों पे ही आते हैं, मैंने शुरू में भी बताई थी ये चीज कि कुछ ऐसे रोग है जो सिर्फ पत्तियों पे ही फैलते हैं, उसके अलावा नहीं फैलते कहीं पे। कुछ ऐसे रोग है जो तने पे ही फैलते हैं, स्टेम वाले, क्या बेटा, कुछ ऐसे रोग है जो तने पे ही फैलते हैं। उसके बाद में देखो कुछ ऐसे रोग हैं जो सिर्फ रूट नोट का सुना है, निमेटोड, जड़ों में गांठी सी पड़ जाती है तो वो जड़ों में ही होते हैं। कुछ ऐसे हैं फ्रूट्स पे, जैसे कि आपके नींबू पे, है ना, इन पे वो धब्बे हो जाते हैं वो वाले। तो ये क्या हो गया, कुछ रोग ऐसे हैं जो सिर्फ फल पे आते हैं और जगह नहीं आते हैं। तो पत्ती की बीमारियों की बात करूं तो लीफ स्पॉट हो गया, लीफ ब्लाइट हो गया। क्या हो गया इसका एग्जाम्पल बेटा, लीफ स्पॉट हो गया आपका, पत्ती धब्बा रोग, है ना, और पत्ती जलन रोग या जिसको बोलते हैं अपन लीफ ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, ये तो हो गए पत्ती वाले रोग। अब दूसरे बात करते हैं बेटा, दूसरे में बात करूं मैं अगर स्टेम की, तो स्टेम में जैसे स्टेम कैंकर हो गया, स्टेम रोट हो गया, स्टेम रोट हो गया। अब बात करूं मैं रूट की, तो रूट नोट हो गया आपके जड़ वाला, ठीक है, जड़ पे आता है सिर्फ, आपने देखा होगा नींबू वर्गीय वगैरह में भी, और भी अपने लेग्यूमिनेशियस में आता है ये रूट नोट, जिसको बोलते हैं अपन रूट रोट और रूट नोट। एक तो होता है रूट रोट गलन, और एक होता है रूट नोट, गांठें पड़ जाती है, गांठें पड़ जाती है जड़ों के अंदर, ठीक है, गांठें पड़ जाती है। और फ्रूट का आपको पता ही है सबको, फ्रूट का कौन सा है बेटा आपके, जैसे कि फल सड़न, नेक्रोसिस हो गया, फल सड़ गया या फलों पे धब्बे बन गए, फट गया, बोरोन की कमी से फलों का फटना, वो सारे कौन से हो गए, फ्रूट डिजीज हो गए। किसके आधार पे बताया मैंने ये, कि पौधे के कौन से भाग को इफेक्ट। उम्मीद है समझ में आया ना, क्लास में बोर तो नहीं हो रहा बेटा, मजा आ रहा ना। अब ये तो अपन ने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन, अब पढ़ेंगे इनके जो एग्जाम्पल्स है ना, वो उदाहरण पढ़ेंगे बेटा, और उनमें देखना तुम मजा आएगा। कुछ रोग ऐसे होंगे जो तुमने पढ़ रखे हैं, तो उनको तुम दोबारा याद कर लेना, क्लास में बैठ रहे हो तो तुम्हारे को फायदा होना चाहिए। अब मैंने पढ़ाया था क्या, फैलने के आधार पे जीवाणु, जो पहला था बायोटिक, एक एग्जाम, एक सॉरी एक और मैं पढ़ा सकता हूँ इसमें क्लासिफिकेशन खुद के हिसाब से बना के, कि आप भूलो नहीं। जो बायोटिक था, फैलने के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि जीवाणु से फैलने वाले रोग, है ना, बैक्टीरिया से फैलने वाले, कवक से फैलने वाले, फंजाई से फैलने वाले, वायरस जिसको अपन बोलते हैं क्या, विषाणु, विषाणु से फैलने वाले। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ फैलने के आधार पे इनको भी तो पढ़ा सकते हैं अपन, कि विषाणु से फैलने वाले रोग। अच्छा ये पेन टूट गया क्या, कोई बात नहीं, विषाणु के आधार पर फैलने वाले, और मैं कह सकता हूँ शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी के आधार से फैलने वाले रोग। तो ये सारे किस में आ रहे हैं बेटा, आपके फैलने के आधार पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जीवाणु, और इनको देखा जाए, अगर इसको हटा के इनको देखा जाए, तो सारे किसके उदाहरण है, बायोटिक की तो है, या सजीवों से फैलने वाले रोगों की तो है ये, ठीक है। तो ये चलते हैं अपन पीडीएफ पे और जल्दी जल्दी से वो पढ़ लेते हैं। अब जो पढ़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, अब देखना, इसमें मजा आएगा बेटा, इसमें क्या आएगा, मजा आएगा, ठीक है। हाँ, जीवाणु से होने वाले जितने भी महत्वपूर्ण रोग है वो देखने वाले हैं, और यहीं के यहीं याद कराऊंगा, और ये आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रूसीफेरी कुल की काली गलन, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरी। जेंथोमोनास किससे होता है, जेंथोमोनास कैम्पेट्रिस से होता है, जेंथोमोनास कैम्पेट्रिस से होता है। और इसका रोग वाहक कौन सा है, बीज व मृदा जनित, अपन ने पढ़े थे सीड बोर्न डिजीज और सोइल बोर्न डिजीज। अब ये रोग हो तो किससे रहा है, जीवाणु से। देखना आप समझना चीजें, क्लासिफिकेशन काम आता है। जीवाणु से फैलने वाला रोग है, मैं कह सकता हूं बायोटिक, पहली चीज। दूसरा, अगर लिविंग से हो रहा तो इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस है तो किसी न किसी से फैलेगा। बात आई फैलने पे, तो ये किससे फैल रहा था, सीड एंड सोइल से, सीड एंड सोइल बोर्न डिजीज था। अब जीवाणु का नाम क्या है, जेंथोमोनास कैम्प्रेटिस। क्या नाम है बेटा, जेंथोमोनास कैम्प्रेटिस। दूसरे की बात करते हैं, सिट्रस कैंकर,
सबने सुना होगा, नींबू वर्गीय पे ऊपर धब्बे हो जाते हैं, काले काले छाणके हो जाते हैं, सिट्रस कैंकर। जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस इसकी जो पीवी है पैथोवार है। पैथोवार मैंने पढ़ाया था कौन, जो एक विशेष ग्रुप पे ही अटैक करते हैं। ये जो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्राई है ना, वो सिर्फ नींबू वर्गीय पे ही करेगा, आम पे कभी भी नहीं करेगा ये अटैक, ठीक है। तो ये पीवी क्या होता है, पैथोवार। पैथोवार का मतलब होता है एक ऐसा स्पेशल ग्रुप सूक्ष्म जीवों का या पैथोजेंस का, तो एक विशेष किस्म या विशेष एक ग्रुप पे ही अटैक करता है। सिट्राई लग गया मतलब सिट्रस वाले पे ही अटैक करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा। इसको पीवी बोलते हैं, पैथोवार बोलते हैं, जो मैंने बेक क्लास में बहुत अच्छे से समझा है बेटा, कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी जो पढ़ी थी पैथोलॉजी की, उसमें बहुत अच्छे से। संक्रमित पौधे, संक्रमित पौधे से एक पौधे से दूसरे पौधे में ये जाता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण याद कर लेना। सिट्रस, इसको तो नहीं भी करो तो चलेगा। सिट्रस कैंकर रोग जो है जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस सिट्राई से फैलता है, नींबू वर्गीय में फैलता है। और क्या है, जीवाणु जनित रोग है मेरे बच्चा। उसके बाद सीधा सा क्वेश्चन आता है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है तो आपको क्या करेगा, 3 रोग अलग दे देगा, है ना, 4 रोग। तो और सीधा सा प्रश्न आता है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है, तो इसमें सीधा सा आएगा सिट्रस कैंकर, लगा देना चिन्ह। ऐसा ही क्वेश्चन आता है बीएससी में, कुछ अगर ज्यादा पूछे तो जेंथोमोनास पूछ लेगा, जेंथोमोनास सिट्राई। बात करते हैं तो कपास का कोणीय पत्ती या काली पत्ती, एंगुलर लीफ स्पॉट या ब्लैक आर्म जिसको बोलते हैं, जेंथोमोनास कॉम्पेटिस वैरायटी मालवेसीरम। मालवेसीरम पैथोवार, पैथोवार का मतलब समझ गया ना, एक ऐसा पैथोजेंस का ग्रुप जो एक विशेष पौधों के ग्रुप पे ही अटैक करता है, उसको बोलते हैं पीवी, पैथोवार, ठीक है। तो ये देखो मालवेसी, कपास का कुल क्या है, मालवेसी, तो मालवेसी कुल की में करेगा। ये मालवेसी और किसका कुल होता है कपास के अलावा, भिंडी का, ठीक है। तो भिंडी में भी ये अटैक कर सकता है, पर और फसल में तो नहीं करेगा ना। तो इसलिए कौन सा, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ ब्लैक आर्म, जेंथोमोनास कॉम्पेटिस पीवी मालवेरिस। इस रोग को जीवाणु अंगमारी रोग भी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, जीवाणु अंगमारी रोग। चौथा देखते हैं, धान का ब्लास्ट रोग, ब्लाइट रोग, धान का या चावल का बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल का मतलब जीवाणु जनित होने वाला। जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवार, ओराइजी, ओराइजी सेटाइवा नाम है, ये सिर्फ धान पे अटैक करेगा, गेहूं में अटैक नहीं करेगा, जेंथोमोनास ओराइजी, ठीक है। आगे बात करते हैं, नींबू में ग्रीनिंग रोग, सिट्रस ग्रीनिंग, खूब पढ़ा है हमने नींबू में ग्रीनिंग रोग, सिट्रस ग्रीनिंग, कैंडिडेटस लिब्रोबायोरेक्टर, सिट्रस साइलिडी, जो आपका है डाइफोरेना सिट्री है ना, उसके द्वारा ये फैलता है। डाइफोरेना सिट्री एक आपका क्या है, वेक्टर है इस रोग को फैलाने वाला, किसको, नींबू में ग्रीनिंग रोग जो है ना, सिट्रस ग्रीनिंग, उसको फैलाने के लिए। हमने इसमें 4 रोग देखे हैं जीवाणु वाले, कौन कौन से देखे हैं बेटा, ब्लैक रॉट ऑफ कुर्सीफेरी, सिट्रस कैंकर, एंगुलर लीफ स्पॉट और ब्लैक आर्म, और कौन सा देखा है, चावल या धान या राइस का बैक्टीरियल ब्लाइट और सिट्रस ग्रीनिंग। उसके बाद में देखते हैं 4 रोग हो गए, कौन से हैं बेटा, जीवाणु जनित, और जीवाणुओं के नाम भी बता दिए ना मैंने। अब आगे देखते हैं, 5वां देख लिया था अपन ने, 4 देखा था, 5 छठे से देखते हैं, गन्ने में रेड स्ट्रिप, गन्ने में रेड स्ट्रिप या लाल धारीदार रोग, लाल धारीदार रोग किससे होता है, स्यूडोमोनास रूबिनस, रूब्रिनस, स्यूडोमोनास रूब्रिनस से होता है बेटा, किससे होता है, स्यूडोमोनास रूब्रिनस। तुम तो ये याद रख लेना कि गन्ने का जो लाल धारी रोग होता है ना, वो जीवाणु से होता है, जीवाणु का नाम नहीं भी याद रहे, इतना लोड नहीं लेना, धीरे धीरे हो जाएगा, पढ़ोगे जब बार बार क्लास देखोगे, नोट्स बनाओगे तो हो जाएगा बेटा आपको याद, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं गन्ने का रटूनिंग, RSD बोलते हैं इसको, RSD के नाम से बहुत फेमस है, गन्ने का रटूनिंग स्टेनिंग रोग, रटूनिंग स्टेनिंग डिजीज, रटूनिंग एंड स्टेनिंग डिजीज ऑफ शुगर केन। ये किससे होते हैं, क्लेविबैक्टर जाइली, या फिर कह सकता हूं मैं लिपोसोनिया जाइली स्पीसीज, सब जाइली स्पीसीज जो है उनसे। और यांत्रिक संचरण, मैकेनिकल ट्रांसमिशन का मतलब समझ रहे हो, जो खेत में अपन गन्ने को खाड़ा खोदने के लिए या जो लगाने की चीजें लाते हैं, उनकी वजह से ये एक खेत से दूसरे खेत में क्या होता है बेटा, संचारित हो जाता है। उसके बाद में देखो कुकुरबिट्स का पीली वाइन, ये होता है सेरेटिया माइनसेंसिस। आलू का स्केब रोग, आलू का स्केब रोग, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज, किससे, सोइल बोर्न डिजीज है, सोइल बोर्न डिजीज है। और ये क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबीज क्या है बेटा, जीवाणु है, जीवाणु तो बायोटिक है, बायोटिक है तो इन्फेक्शियस में आएगा, किसी न किसी से तो होएगा इन्फेक्शन, तो किससे होएगा, सॉइल बोर्न डिजीज है, मृदा जनित रोग है बेटा। उसके बाद में है कॉर्न स्टंट, कॉर्न स्टंट, ये तो थोड़े ज्यादा डीपली मैंने लिखे हैं, आपको नहीं सुना होगा आपने। ये देखो अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट सुना है ना, अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट किससे होता है, जेंथोमोनास कैम्पेटिस, मृदा जनित रोग है। फिर नाशपाती, फायर ब्लाइट ऑफ पियर, फायर ब्लाइट ऑफ पियर, एरविनिया एमाइलोवेरा, ये रोग आया था अभी प्री पीजी के क्वेश्चन में, डब्ल्यू में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि नाशपाती जो है आपका पियर ब्लाइट,
फायर ब्लाइट ऑफ पियर, फायर ब्लाइट ऑफ पियर किससे होता है? आईसीआर और डब्ल्यूओ में प्री पीजी में आया हुआ क्वेश्चन है, इर्विनिया एमाइलोवेरा। ये सबसे पहला क्यों आया था ये भी देख लो, मैंने कहा ना आया था, क्यों आया था बेटा? ये सबसे पहले खोजा गया जीवाणु जनित रोग है, लिख लो ये। देश में सबसे पहले खोजा गया जीवाणु जनित रोग कौन सा है? फायर ब्लाइट ऑफ पियर या नाशपति का फायर ब्लाइट रोग है, जो सबसे पहले खोजा गया था जीवाणु से होता है। जीवाणु भाई साहब का नाम क्या है? एरविनिया एमाइलोवेरा, एरविनिया एमाइलोवेरा, एरविनिया एमाइलोवेरा, एरविनिया एमाइलोवेरा क्या है? जीवाणु है। और ये रोग किसमें होता है? पियर या नाशपति में होता है, और इसको क्या बोलते हैं? नाशपति का फायर ब्लाइट बोलते हैं। और ये क्या है? सबसे फर्स्ट टाइम खोजा गया जीवाणु जनित रोग कौन सा है? एरवेनिया एमाइलोवेरा है जीवाणु, और रोग का नाम है फायर ब्लाइट ऑफ पियर है। आगे चले बेटा, ये 12 रोग हमने पढ़ लिए जीवाणु वाले। अब पढ़ते हैं माइक्रोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोग। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तिल के अंदर कौन सा होता है? फाइलोडी, नाम सुना है ना, महत्वपूर्ण रोग है। तिल का फाइलोडी जो होता है ना, वो किससे होता है? वाहक मत याद करो, इतना सा याद कर लेना। तिल का जो फाइलोडी है, सीसेमम फाइलोडी जो है, वो किससे होता है? फाइटोप्लाज्मा या माइक्रोप्लाज्मा से होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बेटा, बैंगन का जो लिटिल लीफ है, बैंगन का जो लिटिल लीफ है एमएमपीएलओ, माइक्रोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा से होता है। महत्वपूर्ण है ये, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। चावल का जो पीला बोन है, येलो ड्वार्फिंग रोज, वो भी किससे होता है? आपका फाइटोप्लाज्मा से होता है। गन्ना का जो ग्रासी शूट रोग है, शुगर केन का जो आपके ग्रासी शूट रोग है, किससे होता है बेटा? फाइटोप्लाज्मा या माइक्रोप्लाज्मा से। आलू का जो पर्पल टॉप रोल है, वो भी इसी से होता है। और चंदन का सैंडल स्पाइक रोग भी इसी से होता है। फाइटोप्लाज्मा टेट्रासाइकिल के प्रति संवेदनशील होते हैं। फाइटोप्लाज्मा जीवाणु तथा बीजीय प्रोकैरियोट्स के उदाहरण है। फाइटोप्लाज्मा और जीवाणु किसके उदाहरण है? प्रोकैरियोट्स के। अब कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी बेटा? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यू का मतलब न्यू और प्रो का मतलब पुरानी। तो ये जो फाइटोप्लाज्मा है, वो पुरानी कोशिका का उदाहरण है। प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी, प्रो पुरानी, यू मतलब न्यू नई कोशिका। नई कोशिका होगी तो बहुत जटिल होगी, उसमें सारी चीजें विकसित होगी, केंद्रक कोशिका जो भी है सारी चीजें विकसित होगी। जबकि प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी कोशिका होगी तो इतनी विकसित नहीं होगी, तो वो इतने ज्यादा विकसित नहीं होता माइक्रोप्लाज्मा। आप देखना इसके जो ऑर्गन्स है इतने ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। आगे चलो, अब आएंगे वायरस जनित रोग। अपन ने क्या माइक्रोप्लाज्मा वाले पढ़ लिए, जीवाणु वाले पढ़ लिए। और जीवाणु के द्वारा खोजा गया, जीवाणु से होने वाला पहला रोग जो खोजा गया कौन सा था? पियर, पियर ब्लाइट, ठीक है। हाँ, और किससे होता था? इर्वेनिया एमाइलोवेरा, इर्वेनिया एमाइलोवेरा। बेटा आगे चलते हैं बेटा, मजा तो आ रहा है ना क्लास में? है नहीं आ रहा? ठीक है, चलो देखते हैं वायरस से होने वाले रोग। वायरस की खोज इवेनोविस्की ने की थी। इसको क्या बोला गया है? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बोला गया है। बेटा वायरस को क्या बोला गया? सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी बोला गया। देखो आप, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। वायरस वाले रोगों को देखो आप। ये क्लास होता है, ये समझ लेना प्लांट पैथोलॉजी का 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और यहां तक याद हो गई ना, तो आगे नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। अब आगे पढ़ना क्या है सुन लो। ये रोग मैंने यहाँ पे पढ़ा दिए किस किस से हो रहे थे। आगे पढ़ना अपने को बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के शरीर के बारे में। और वहां पे फिर से मैं सारे रोग दोबारा पढ़ाऊंगा, तो याद ऐसे हो जाएंगे तुम लोगों को। फिर विषाणु के बारे में, फिर कवक के बारे में, फिर निमेटोड के बारे में और विरोइड के बारे में। 4-5 क्लास है, 4 क्लास और मान लो, मतलब 9 या 10 क्लास में खत्म होगा। आज अपनी 5वीं क्लास है, तो मैं कह सकता हूँ 60% समझने की सारी चीजें खत्म हो गई। अब तो आपको रटना ही पड़ेगा कि बैक्टीरिया में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, बैक्टीरिया यहाँ से पोषण लेता है। इसमें मैं क्या समझाऊंगा कि बैक्टीरिया कहाँ से पोषण लेता है? जीवाणु की खोज इसने की थी, जीवाणु से होने वाला पहला रोग ये है, इसमें क्या समझाऊं? ये तो याद ही करना पड़ेगा। समझने की जो सारी चीजें थी वो मैंने समझा थी, ठीक है। देखते हैं बेटा आगे, वायरस से होने वाला अरहर। अरहर के अंदर जो आपके स्टेलेटी मोजेक होता है, वो किससे होता है? एरिसिया केजाइनी, एरिसिया केजाइनी, ठीक है। और वो विषाणु की आकृति दिख रही है, लचकदार छड़नुमा। ये जो पढ़ेंगे ना जीवाणु विषाणु कवक, उस टाइम पढ़ेंगे कौन कौन से। माइकोकोकस है, डिप्लोकोकस है, सुना होगा। गोल है, छड़ आकार है, रोड शेप में है, वो तब पढ़ाऊंगा मैं। अभी सिर्फ अपन इनके उदाहरण देख रहे हैं कि वायरस से होने वाले रोग। भिंडी के अंदर येलो वेन मोजेक होता है, पित्तशिरा मोजेक वायरस। ये किससे होता है? बेमेशिया टेबेसाई। बहुत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चा, बेमेशिया टेबेसाई। वाहक का नाम क्या है? बेमेशिया टेबेसाई। और आनुवांशिक एसएस डीएनए है इसमें। क्या है? आनुवांशिक क्या है? एसएस डीएनए है। रोग वाहक कौन सा है इसमें? सफेद मक्खी। क्या है? सफेद मक्खी फैलाती है किसको?
येलो वेन मोजेक को। और येलो वेन मोजेक किससे फैलता है? वायरस से। और सफेद मक्खी का क्या नाम है बेटा? बेमेसिया टेबेसाई। लाख बार पूछा गया है बेमेसिया टेबेसाई, डायरेक्ट पूछा गया किसका नाम है? सफेद मक्खी का। और सफेद मक्खी क्या है? एक वेक्टर है, वाहक है। और वेक्टर क्या होते हैं? जो पैथोजन को वन पैलेस टू अनदर पैलेस पे क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं। वो क्या कहलाते हैं? रोगवाहक या वेक्टर कहलाते हैं। और आपका जो भिंडी का पित्तसिरा येलो वेन मोजेक है, उस जो वायरस से फैलता है, उसको कौन फैलाता है एक भिंडी से दूसरी भिंडी पे? सफेद मक्खी। तो इसका कंट्रोल करेंगे तो सफेद मक्खी को शाम उड़ा देंगे। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं इसमें टमाटर का लीफ कर्ल रोग। टमाटर का लीफ कर्ल वही सफेद मक्खी बेमेसिया टेबेसाई। मिर्ची का लीफ कर्ल सफेद मक्खी बेमेसिया टेबेसाई। इसलिए महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अपनी मेजर फसलें हैं भिंडी टमाटर मिर्ची। ओके बेटा। और अपने का आलू है फेमस, तो आलू का आयरलैंड का अकाल फेमस है। ठीक है, जो किससे होता था? जीवाणु से होता था, जेंथोमोनास से। कौन से होता था? जीवाणु से होता था बेटा। ठीक है, फाइटोप्थेरा, सॉरी फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस कवक से होता था। ठीक है, अभी आगे देख रहे अपन जीवाणु का। तो मेरे को जेंथोमोनास याद रहेगा, सिट्राई आपके, है ना? सिट्रस के एंकर नींबू में जो होता है वो। ये देख लो, भिंडी टमाटर और मिर्ची, भिंडी टमाटर और मिर्ची में जो वायरस जनित रोग है, लीफ कर्ल और येलो वेन मोजेक वायरस सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है, जिसका नाम बेमेसिया टेबेसाई है। अब देखो, मिर्ची का मोजेक सफेद मक्खी, कपास का लीफ कर्ल सफेद मक्खी, गेहूं का स्ट्रिक मोजेक एरिफाइडो माइट के द्वारा होता है, माइट्स के द्वारा होता है। मक्का में मोजेक रोग हो जाता है। ये सारे, ये 9 नंबर पे देखो, चावल का टुंगरू रोग सुना है? चावल का टुंगरू रोग किससे होता है? ग्रीन लीफ होपर फैलाता है इसको। और होता है किससे बेटा? वायरस से होता है। किससे होता है मेरे बच्चा? वायरस से होता है। किसका से हमारा रुक के करते हैं कॉल। चावल का ग्रास स्टैंड या ब्राउन लीफ ऑफर, ब्राउन प्लांट ऑफर, ये भी वायरस से होता है। मूंगफली का बर्ड नोक्रोसिस थ्रिप से फैलता है। मूंगफली का रोजेट वायरस, मोजेक वायरस, पत्ती मोड़क, ट्रेस्टेजा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नींबू का ट्रेस्टेजा, इसको एफिड फैलाता है। और एफिड का नाम पूछ लेता है कभी कभी, टॉक्सोस्पेरा ओरेंटी। ठीक है, टॉक्सोस्पेरा ओरेंटी। केले का गुच्छेदार बंची टॉप, केले का बंची टॉप वायरस से फैलता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं? वायरस वाले 16 रोग मैंने बता दिया। 17वां रोग देखो, पपीता का मोजेक रोग, इलायची का रोग, आम का मैंगो माल फॉर्मेशन। ठीक है, फूल गोभी का मोजेक रोग, मूंगफली का गुच्छा रोग, सोयाबीन का मोजेक रोग, ये सारे क्या है? वायरस जनित रोग है। तो ये लगभग हमने चीजें बेटा क्लियर करी है। अब जब इसमें रह गए कौन सा? अपने कवक वाले रह गए। कवक वाले मैंने इसलिए नहीं किए, कवक से फैलने वाले बहुत ज्यादा रोग है। और उन सारे रोगों को मैं जब कवक की अगली जो नेक्स्ट क्लास है अपनी फंजाई के बारे में, उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। और जिस बच्चे को ये क्लास पूरी याद हो गई, पूरी समझ में आई है, वो मेरे को कमेंट करोगे कि भैया एंड तक मैंने देखी है। और ये लिख देना कि दिस लेक्चर वाज क्लियर, दिस लेक्चर फुल क्लियर लिख देना। कुछ भी लिख देना कि 100% समझ में आ गया, उसको मेरी तरफ से ये मिठाई दी जाएगी। कौन सी है? मिलोडी चॉकलेट है, वो मैं दूंगा। ठीक है, जो कमेंट करेगा उसको, है ना? तो ये क्लास अपनी खत्म होती है। पैथोलॉजी की 5 क्लासें में जो बहुत ज्यादा मैटर था वो सारा कवर किया है। मैं कह रहा हूँ भाई लोगों, 5 क्लासें देखो, जो आपके कॉलेजेस के ग्रुप है सब में शेयर करो। बच्चों को, साथ वालों को भी बोलो, फ्री में है। अगली साल आपके जूनियर आएंगे, उनको भी बोल देना। अगली साल क्या आए? जुलाई आई और आप सीनियर हो जाओगे बेटा, आप मिस बॉस सर मैम बन जाओगे। तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, लव यू है सारे भाइयों को। हम इतना काम कर रहे हैं तो आप भी कोऑपरेट कीजिए, क्लासेस को शेयर कीजिए। आज का जो प्लांट डिजीज का क्लासिफिकेशन था, उसमें आपको कोई टीचर 2 क्लासिफिकेशन पढ़ाएगा, कोई 3 पढ़ाएगा। मैंने 5 क्लासिफिकेशन पढ़ाए हैं, 5 समझा दिए, एग्जाम्पल लिखवा दिए, याद करवा दिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है एक बार में आपके समझ में नहीं आए, क्योंकि 12वीं के बाद में जस्ट इस सब्जेक्ट से आपका इंट्रो हो रहा है, नया सब्जेक्ट है। तो आप क्या करो, वीडियो को 2 बार देख लो। और चाहे मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, कितना भी डल दिमाग का बच्चा है, जिसने 2 बार ये वीडियो देख लिया, उसको समझ में आ ही जाएगी चीजें। क्यों आकाश, इतना कमजोर तो नहीं पढ़ाते हैं अपन, है ना? इतना कमजोर नहीं पढ़ाते हैं, चाहे कोई सा सब्जेक्ट हो। इसको आप चाहे से कॉन्फिडेंस बोलो, चाहे से फिर कुछ भी बोलो, ठीक है, स्वाभिमान बोलो या गुण बोलो, कुछ भी बोलो, पर जो सब्जेक्ट हमने ले लिया उस सब्जेक्ट को हम इतना कमजोर नहीं पढ़ाते हैं। चाहे हम एग्रोनॉमी पढ़ाए, चाहे हॉर्टिकल्चर पढ़ाए, चाहे कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाए, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ाए, चाहे एनवायरमेंट साइंस पढ़ाए, चाहे एंटो पढ़ाए, चाहे पैथो पढ़ाए, जो चीजें हमने पढ़ाई है ना, उनको इस तरीके से पढ़ाया है कि उनको कोई दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, और ये चीज बच्चों को भी पता है, इसीलिए फ्री में अपने पास 2 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। नहीं तो जनता किसी की नहीं होती बेटा, और होनी भी नहीं चाहिए। जहां पे आपको अच्छी चीजें मिल रही है, जहां से आप सेटिस्फाई हो, वहीं पे आप रुकिए, चाहे फिर वो फ्री में हो, चाहे वो पैसे में हो। सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ रेस्पेक्ट। जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे इज्जत से मेरे को चीजें समझ में आ रही है और समझाई जा रही है और मिल रही है, तो वहां पे आप रुकोगे
तो सारे भाइयों को इतना सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और एक और चीज, जल्दी से 200 के करवा दो। 200 के पे एक बहुत बड़ी चीज लॉन्च करने वाले हैं हम एग्रीकल्चर फील्ड में, ये मान लो। बीएससी एग्रीकल्चर के फील्ड में तो अभी ऑल इंडिया की अगर मैं बात करूं, इवन यहाँ तक कि आपका नेपाल और पाकिस्तान और भूटान ऐसी कुछ कंट्रीज है जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज समझ में आता है। कैप्शन चेंज करके बच्चे क्लासेस देखते हैं। जब मैं चैनल का एनालिटिक्स देखता हूँ ना, तो कुछ 0.9%, 1% नेपाल की ऑडियंस रहती है, 0.5% अदर कंट्रीज की रहती है। हर जगह बीएससी एग्रीकल्चर सेम चल रही है, और अब तो 16 के बाद में ऑल इंडिया में सेम चल रही है। ठीक है, तो यार क्या कह रहा था मैं, हाँ 200 के जल्दी से करवा दो। 176 के हो रखे हैं। इंस्टाग्राम आईडी वीर विकास गुजर के नाम से फॉलो कर लो, मेरे को भी अच्छा लगेगा। और अच्छी चुलबुली चीजें दिखाता रहता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे आपको, अपडेट्स घूमने वगैरह की, लाइफ स्टाइल की, और भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं तो वो सारी चीजें मैं डालता रहता हूँ। खेल खेल में सिखाता रहता हूँ आपको। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम करता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, तो वो आपको वहां से समझ में आएगा, जिसमें आपका बोलना, चलना, लिखना, पढ़ना, पहनना सब चीजें चेंज हो जाएगी धीरे धीरे जब फॉलो करोगे तो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जैसे ही 200 के अपने होएंगे, मैं ये कह रहा हूँ पूरे बीएससी एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन डिग्री है एग्रीकल्चर में, चाहे गवर्नमेंट, प्राइवेट, यूनिवर्सिटी, आईसीआर, सीयूटी किसके थ्रू भी गया हो, जेट, एमपीपी, उसमें पूरे में एक क्रांति सी आ जाएगी। या मैं कह सकता हूँ दिन रात उलट पुलट होते हैं ना, वैसी चीज हम बना रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं दिन रात। इसी वजह से क्लासेस का टाइम कम मिल रहा है। पर जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि क्या कहते हैं उसको, प्राणदाता जो होता है ना, रामबाण जो होती है ना, ऐसी चीज मिल जाएगी, उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं। तो वो जैसे ही 200 के होंगे उस चीज को हम रिलीज करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो जल्दी से 200 के करवाओ। और सभी को बहुत बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच क्लास देखने के लिए। और सब्जेक्ट की क्लास हो रही है वो भी जाके देखिए। ओके, थैंक यू, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।